जल्दी बताओ। तो आप लोग चालू कर लो जी, ऑनलाइन वाले तो बोक बाँ हैं, पूरा कुछ बोलते नहीं हैं लोग। ऑन कर लो थोड़ा सा। लाइव बढ़िया चलता है ना मेरे यहाँ क्लास का, ठीक है ना? क्या जी क्या? हाँ तो है ना तो। कैमरा एक्चुअली 4K है, मैं 4K रिजोल्यूशन तो डालता ही नहीं। हाँ अगर 4K में डालूं देख नहीं पाओगे आप 4K अगर है आपके पास नेटवर्क ना तो देख सकते हो, अच्छी दिखती है। हाँ नहीं मतलब 4K यहाँ से सेट करना पड़ेगा बस, मैं 4K जहाँ पे सेट नहीं रखा हूँ यहाँ से, दिक्कत होगा बच्चों देखने। चलो ठीक, ध्यान दो अब ना इधर, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो क्या चाहिए? ये 175, 1,75,000। क्या चाहिए? उसका वो कलर जो है ना, बहुत कैमरे को देखने के बाद उसको लिया था कि उसका जो कलर वो है ना वो ठीक है। हालांकि इससे भी अच्छी अच्छी कैमरे अब तो आता है, ठीक। पहले मैं डीएसएलआर लेने के मूड में था, फिर डीएसएलआर में प्रॉब्लम है कि आधे घंटे बाद बंद करना पड़ता है उसको। और इसको नॉन स्टॉप अगर 2 महीने तक भी चलाऊं नॉन स्टॉप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 महीने का साल भर लाइव रखो। हाँ बैटरी भी लगा है और इसको उससे भी जुड़े रहता हूँ इन्वर्टर से। चलो ध्यान दो इधर, अगला लिखो, अगला लिखो। केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते कण का कोणीय संवेग पिछले क्लास में 2 पॉइंट बताया था मैं आपको, कितना था? 2, ये तीसरा है ना? कौन सा नंबर है ये? तीसरा, ध्यान रखना, ठीक है। केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते कण का कोणीय संवेग कोणीय संवेग अचर रहता है, ठीक है ना? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर a central force remains constant, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? तीसरा नंबर डाल लेना भाई इसको ना, थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट 2 हो गया था, तीसरा है, ठीक है भाई ऑनलाइन वालों को भी। तो इसमें क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी पार्टिकल, पिछले क्लास तक पढ़ ली हो ना, अगर कोई भी पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मूव कर रहा है, किसके अंतर्गत? सेंट्रल फोर्सेस में मूव कर रहा है, तो उसका जो कोणीय संवेग होगा, एंगुलर मोमेंटम, वो कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम को जनरली हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? बोलो जी, किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एल से। तो एल बराबर क्या होता है बताओ, बोलो? कांस्टेंट होगा। नहीं आया समझ में? अचर होगा। क्या बोल रहा है? तीसरा थॉट समझ में आ गया ना, कि अगर सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर जो मोमेंटम होगा, क्या?
एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नहीं आया क्या समझ में, आ गया ना। तो इसको प्रूफ करेंगे अपन, क्या करेंगे, प्रूफ। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहां पास अगर मान ली जाए कोई भी सेंट्रल फोर्स ऐसे है गोल, सेंट्रल फोर्स मतलब सर्कल है, समझ जाओ, सीधा सीधा समझ में आ गया। कोई उसका फिक्स पॉइंट है, क्या है वो, कोई पार्टिकल है, कोई सेंट्रल फोर्स में मूविंग पोजीशन में है, और मान ली जाए यहां का जो डिस्टेंस है, यहां का जो डिस्टेंस है वो कितना है बताओ, बोलो, आर है। क्या है डिस्टेंस, आर। यहां का भी डिस्टेंस कितना होगा, आर। यहां का भी डिस्टेंस कितना होगा, आर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा मेरी बात। तो यहां पास आर सेम होगा, मतलब सर्कल है, समझ जाओ क्या है, सर्कल नुमा है। सेंट्रल फोर्स है मतलब सर्कल नुमा है, समझ में आ गया। सेंट्रल फोर्स क्या होता है बताओ, पिछले क्लास में बताया ना, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जिसमें अंदर की तरफ और बाहर की तरफ फोर्स सेम लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां पास यही बात बोला गया है कि पहली बात तो सेंट्रल फोर्स है, इसलिए मैं ऐसा थ्योरी में बोलूंगा क्योंकि पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में घूम रहा है, जिसमें उसका फिक्स पॉइंट कितना है ओ, जहां से उसका डिस्टेंस कितना है आर, और डिस्टेंस आर सब जगह एक जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब सर्कल जैसा है यहाँ स्थिति। कैसा है, सर्कल जैसा। सर्कल में क्या रहता है, सब जगह रेडियस क्या होता है, सेम। समझ में आ गया। तो यहां पास मैं लिखता हूं सेंट्रल फोर्स जो केंद्रीय बल है उसके फार्मूला मैं पिछले क्लास में बताया था, जो फोर्स लगता है, चलो चिल्लाओ बोलो, पिछले क्लास में बताया ना फार्मूला, क्या बताया था बोलो, एफ ऑफ आर, याद है, इंटू आर कैप। भूल गए एक दिन पहले का बात, कॉपी पलटा के देखो, ये बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना। इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन में क्या डाल दिया, फर्स्ट। अब याद रखना, जब भी कभी सेंट्रल फोर्स लगे कहीं पास, क्या लगे, सेंट्रल फोर्स, तो जहां भी सेंट्रल फोर्स लगता है वहां पास एक बल आघूर्ण काम करता है, टॉर्क जिसको बोलते हैं अपन, जिसको अपन क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ। क्या मैं बोला, जिस जगह पर भी सेंट्रल फोर्स लगता है वहां पास एक बल आघूर्ण, समझ में आ गया, टॉर्क काम करता है। क्या काम करता है, टॉर्क। जहां भी आपको क्या दिखाई दे बताओ बोलो, सेंट्रल फोर्स, जैसे यहां पर सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है इस पॉइंट मान लिया पी पर, तो यहां पास एक तो क्या काम करेगा बताओ बोलो, बल आघूर्ण, टॉर्क काम करेगा। समझ में आ गया, क्या काम करेगा, टॉर्क काम करेगा। समझ में आ गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण, जिसको हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं बताओ बोलो, टाउ। और टाउ इज इक्वल टू होता है आर इंटू एफ, ये फार्मूला होता है 11th क्लास से पढ़े होंगे। समझ में आ गया, ये होता है, क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए, इसके जगह पे डायरेक्ट मैं डी एल बाई डी टी लिख दिया, क्या लिख दिया, डी एल बाई डी टी। अब ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, एसी चालू करो जी, कहां फूला फूला लग रहा है। हाँ, अब ये कहां से आ गया, ये तो ठीक है, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू एफ होता है, अपन जानते हैं, वी नो दैट, समझ में आ गया। लेकिन इसका वैल्यू ये कहां से लिखा, तो इसका वैल्यू मैं आपको समझाता हूं कि अपन कैसे लिखे, उसको ध्यान दीजिएगा। देखो, आप ये चीज को जान लो कि एल जो होता है, एल, समझ में आ गया, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, उसका फार्मूला होता है आर इंटू एफ। क्या होता है बताओ बोलो, सॉरी, आर इंटू पी। ये किसका फार्मूला है, एंगुलर मोमेंटम का। अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं दोनों साइड का, तो कितना होगा चिल्लाओ, आर का तो होगा नहीं, पी का होगा, यहां पास पी का होता है, तो क्या हो जाएगा, डीपी बाई क्या हो जाएगा, डीटी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझ में आ गया, समझ में आ रहे नहीं आ रहे। और पिछले क्लास में बताया हूं, इसको बोलते हैं पी। सब नया नया लगता होगा ना, हर अगले दिन कल पढ़ाए बोलते हैं, कब पढ़ाए, याद करो ना जी। टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस, किसमें चेंजेस, अच्छा यहां पर पी है ना, इसको बोलते हैं एफ, सॉरी एफ, माफ कीजिएगा, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस किसमें, पी में चेंजेस, समझ में आ गया। उसी को क्या बोलते हैं बताओ बोलो, फोर्स मोमेंटम में। समझ में आ गया, इसको याद रखना है, सब चीज को याद रखा करो, पिछले क्लास में भी एक जगह यूज किए थे, इसे ऊपर क्या लिख दिया, एफ।
तो आप क्या सीखे बताओ, आर इंटू एफ को कहीं लिखा हो तो उसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं बताओ, बोलो डी बाई क्या लिख सकता हूं, डी टी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। तो यहां पर देखो जरा क्या है, आर इंटू क्या है, तो उसकी जगह क्या लिख दिया, डी एल बाई डी टी। नहीं आया समझ में जी, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। इसको अपन जो है तो यहां पास क्या दिखाई दिया आपको, टाउ इज इक्वल टू ये दिखाई दिया, इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल देता हूं बताओ, बोलो 2। इक्वेशन में क्या डाल दिया 2, समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर 2 एक्चुअली 2 जो है इसको डाल दो और ये जो है इसको डाल दो थर्ड, काम पड़ेगा ठीक। अब एक काम करो आप कि आपने जो टाउ बराबर निकाला है डी एल बाई डी टी, वहां पास आप बताना टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी है, ठीक है। और जो है यहां पास अगर वैल्यू को मैं रखूं, एक सेकंड रुकना ना, टाउ बराबर इसको वैल्यू को यहां रखा जाए ना, एक सेकंड रुकना, यहां पास सेंट्रल फोर्स एफ का जो फार्मूला होता है उसको अगर मैं वहां रखूं तो कितना कितना होगा बताना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लो, सेकेंड का क्या है बताओ, बोलो टाउ बराबर क्या है, आर इंटू एफ है, और आर तो ठीक है, एफ का वैल्यू यहां से रखो इक्वेशन फर्स्ट से, क्या है बताओ, बोलो एफ आर, बोलो ना जी, इंटू आर कैप, एफ आर इंटू क्या है, एक मिनट रोज अटक रहा है आजकल डिजिटल बोर्ड मेरा, एफ आर इंटू आर कैप, क्लियर हो गया। एफ आर इंटू क्या है बताओ, बोलो आर कैप। तो यहां पर जो है एफ आर, आर कैप का वैल्यू क्या बताया था पिछले क्लास में, कौन बताएगा, हाँ बहुत बढ़िया, बोलो आर वेक्टर अपॉन आर, बताया था ना, ये पिछले क्लास में बताया था वैल्यू, तो उसको लिख दिए, क्लियर हुआ यहां तक। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहीं बना देता हूं तो छोटा कर रहा हूं ना, एडजस्ट कर लेना ठीक। अब इसके बाद आप सब जानते हो वेक्टर में, अगर आप लोग को पढ़ाया हूं ध्यान दिए होगे तो, आर इंटू आर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना वेक्टर में, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है 0। तो यहां पास उस हिसाब से आप अगर ध्यान दो, इधर देखो सब लोग ध्यान से, यहां पास उस हिसाब से देखोगे, अगर इसमें आगे पीछे लिखूं इसको तो बताओ यहां क्या लिखा है, आर कैप लिखा है, इसको अगर आगे पीछे लिखूं आर कैप है, देखो ना, सॉरी आर वेक्टर है, नहीं आ रहा है समझ में क्या, अरे इसको पहले लिखा हूं, नहीं आ रहा है इसको समझ में कुछ भी, अरे दिख नहीं रहे जी, इसको पहले लिख दूं क्या दिक्कत है, ये क्या लिखा है, हाँ तो उसको पहले लिखने में क्या दिक्कत, नहीं समझ में आया। एफ ऑफ आर अपॉन क्या है नीचे में आर, एफ ऑफ आर अपॉन आर, और ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो टाउ का वैल्यू क्या निकला 0। और टाउ बराबर आप क्या लिखे थे क्वेश्चन नंबर 3 में, बोलो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में टाउ बराबर क्या था, टाउ का वैल्यू क्या निकला, टाउ का वैल्यू क्या निकला 0, तो टाउ बराबर जो है 0 निकला है, और टाउ का वैल्यू रख दो, क्या रख दो बताओ, बोलो डी एल बाई डी टी, यहां से तो वैल्यू क्या हो गया 0। अब ये वैल्यू 0 हो गया, तो अब इसका दोनों साइड का इंटीग्रेशन करो, ठीक है ना, क्या करता हूं यहां लिखूं, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर रहा हूं बताओ, बोलो समाकलन कर रहा हूं, तो चलो बताओ दोनों साइड का समाकलन करोगे, इस साइड और इस साइड, तो कितना होगा बताओ, डी बाई डी टी मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, अरे अच्छे से रिस्पांस दिया करो जी, क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला होता है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी टी, मतलब क्या है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन। तो यहां पर जो है डी एल बाई डी टी था, और यहां पर मैं चढ़ा दिया क्या इंटीग्रेशन, और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पर जो 0 है उसका इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा ना, कांस्टेंट के तौर पे क्या लिख दिया बताओ, बोलो सी, सी क्या है कांस्टेंट। अब डी बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएशन, और ये क्या है इंटीग्रेशन, कटेगा आपस में क्या बच जाएगा एल, नहीं आया समझ में, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन, आपस में एक दूसरे काटेगा ना, तो क्या बच गया बताओ, बोलो एल, एल बराबर क्या निकल गया बताओ, बोलो कांस्टेंट, यही लाके दिखाना था आपको, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है 0, नहीं आया क्या समझ में, ठीक। अगला चलो, अगला प्रॉपर्टी सुनो, फिर बाद में लिखना लेट हो जाएगा मेरे को आज। अगला प्रॉपर्टी सुनो ध्यान से, नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
अगला लिखता हूं, केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति एक समतल होती है। ठीक, इंग्लिश में बोलेंगे, मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर अ सेंट्रल फोर्स, पूरा सेंट्रल फोर्स का ही पढ़ रहे हैं अपन ना, इन अ प्लेन। ठीक, क्या बोल रहे ध्यान दीजिएगा कि यहां पास ये बोल रहे हैं कि अगर सेंट्रल फोर्स में चीजें देखा जाए, किसमें देखा जाए, सेंट्रल फोर्स में, तो जो पार्टिकल का मोशन होगा उसका एंगुलर मोमेंटम सीधा सीधा वो समतल होता है, क्या, कोणीय संवेग। ठीक है ना, तो यहां पास मैं सीधा सीधा समझा रहा हूं, यहां पास एल बराबर 0 लाख दिखाना है, सीधा सीधा क्या लाख दिखाना है, एल इज इक्वल टू 0, समतल मतलब 0 पूरा, समझ में आ गया। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो ध्यान से इधर, इसको ध्यान दीजिए इधर, प्रूफ करने के बाद फिर थ्योरी पढ़ना। ठीक, इधर देखो सब लोग, एल बराबर क्या ला के दिखाना है बताओ, बोलो 0। तो थ्योरी वगैरह मैं नहीं लिखाता हूं, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत घूम रहा है, समझ में आया नहीं आया, क्या बोला बोलो, कोई पार्टिकल है वो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत क्या है, घूम रहा है, जिसमें ओ उसका क्या है बताओ बोलो, फिक्स पॉइंट है, यहां पास पार्टिकल है पी मान जाए, और इसका इसका रेडियस क्या ले लिया बताओ बोलो, आर, बोलोगे ना कुछ रेडियस तो रहेगा। अब बोलना है बात को कि कोई पार्टिकल है वो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत क्या कर रहा है, घूम रहा है, जहां उसमें फिक्स पॉइंट क्या है, ओ है, जहां से उसका डिस्टेंस कितना है, आर, समझ में आ गया ना। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, क्या वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, वो मान लीजिए आर वेक्टर है, क्या है, आर वेक्टर लेते हैं ना पोजीशन वेक्टर। रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, वो मैं मान लीजिए ये है, पी है, रेखीय संवेग किसको मान लिया बताओ बोलो, पी, लीनियर मोमेंटम। और कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यानी क्या, कोणीय संवेग, वो मान लीजिए ये है एल। लिख लोगे थ्योरी इतना कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत क्या कर रहा है, घूम रहा है, और मान लीजिए उसका फिक्स पॉइंट ओ से उसका डिस्टेंस कितना है, आर है, और मान लीजिए उसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश कितना है बताओ बोलो, आर वेक्टर है, रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम कितना है बताओ, पी वेक्टर है, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम मान लिया एल वेक्टर है। ये सब खुद लिखना सीखो, इसको कोई रट के नहीं जाता है, समझ में आ गया, नहीं आया समझ में। इतना होने के बाद फिर अपन जानते हैं फार्मूला, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू पी होता है। ये कहां से आया, ये कहां से आया, पिछला में यूज किए थे, याद है, दिखाओ क्या यूज किए थे, याद करो तो, है ना। अब एक काम करता हूं, दोनों साइड जो है इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसमें दोनों साइड आर वेक्टर का गुणा कर दे रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट ना, इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ऐसे करूंगा क्रॉस तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। एलएचएस में भी और बोलो न जी, आरएचएस में, एलएचएस में भी और आरएचएस में लगा दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इतना होने के बाद इसको इस तरफ लिख रहे हैं, चलो आगे पीछे डॉट में किसी साइड को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसके बाद मैथ्स का एक रूल याद रखना, डॉट को क्रॉस में बदल सकते हो और क्रॉस को डॉट में बदल सकते हो, एक्सचेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्सचेंज। समझ में आ गया, क्या क्या मैं बोला, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस को अपन क्या कर दिए बताओ बोलो, बोलिए इंटरचेंज कर दिए, क्या कर दिया, इंटरचेंज। एक मिनट रुकना था जी, एमएससी वाले बच्चों को थोड़ा मैसेज करना है, उनका क्लास आज, एक सेकंड रुकना ना, भूल गया था। मैसेज कर रहा हूँ एक सेकंड ना।
एक मिनट ना। हम्म, सुबह 6 PM में लाइव होगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोला डॉट और क्रॉस को आपस में हम क्या चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया। एलएचएस में डॉट और क्रॉस दोनों है नहीं, सिर्फ एक ही है, तो उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आरएचएस में ये जो डॉट है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्रॉस, और जो क्रॉस है उसको डॉट में, ऐसा बदलते हैं, याद रख। समझ में आ गया। अब सबको पता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पास क्या दिखाई दिया बताओ, बोलो एल डॉट आर इज इक्वल टू क्या निकला, 0। आर को उधर फेंकोगे तो जाके क्या हो जाएगा, 0। एल बराबर क्या निकल गया, 0। यही आपको लाके दिखाना था, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं आया समझ में। चलो, किसको बोला तो नहीं जी, सुनते हैं ध्यान से, एक ही ठो है ना, अगर दोनों रहता है तो बदल देता, समझ में आ गया ना, नहीं आया समझ में। ठीक, अगला अगला देखो, चौथा नंबर हो गया था, पांचवा नंबर थ्योरी नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। हाँ, इसमें पांच पांच ही ठो है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अगला है कि डी बाई डी टी का मतलब, डी बाई डी टी मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा है, ए मतलब एरिया, ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल जो है, तो वो जो निकालोगे उसका वैल्यू एल बाई एम होगा, और वो कांस्टेंट होता है, ऐसा लाके दिखाना है अपन को, ये प्रूफ करा के दिखाना है। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो अब क्या क्या चीजें बोली जा रही हैं, फिर वही बात बोलना क्या, कि मान ली जाए, ठीक है, ये लाके दिखाना है, ठीक। तो आप यहां पर बोलना कि मान ली जाए सेंट्रल फोर्स में कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना, जहां पर वो उसका क्या है बताओ, बोलो फिक्स पॉइंट, और यहां पर अभी उसका पोजीशन कहां पर है, पी पर है। अब मेरी बात को सुनो, इसी के अंतर्गत एक और रूल है, सेंट्रल फोर्स में कहा जाता है कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस तय करोगे आप, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। अगर आप वहां से लेके यहां जाने में, मतलब 10 मीटर चलने में 5 सेकंड लगता है, कितना सेकंड, तो अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर ही चलोगे आप। समझ में आ रहे नहीं आ रहे, कि अगर मान लीजिए पी पोजीशन से कहां जाने में, क्यू जाने में, मान लीजिए टोटल 1 मीटर चला, कितना मीटर चला है, 1 मीटर, और जाने में कहीं 1 सेकंड लगा, कितना सेकंड, 1 सेकंड, तो अगला 1 मीटर चलने में भी, अगला 1 मीटर चलने में भी कितना सेकंड लगेगा, 1 सेकंड ही लगेगा। समझ में आ गया ना। क्या बोलेंगे इस रूल को अपन, बोलिए, कि हम बोलेंगे कि ये बात होती है कि सेंट्रल फोर्स में, इसमें सेंट्रल फोर्स में कोई भी पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करता है, इक्वल टाइम में, बोलो इक्वल, बोलो डिस्टेंस तय करता है वो। क्लियर हुआ, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, क्लियर हुआ। इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में अगर आप जमा के लिखोगे सिस्टम से, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मान लीजिए ओ उसका क्या है बताओ, बोलो फिक्स पॉइंट है, अभी पार्टिकल का पोजीशन कहां पर है बताओ, पी पर है, समझ में आ गया, कहां पर है, पी पर। अभी वो कहां फंस गया, मान लिया ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, मान लिया कहां फंस गया, क्यू पर, कहां पर गया, क्यू पर। तो मान लिया इसका पोजीशन वेक्टर यहां से कितना है बताओ, बोलो आर है, और यहां से यहां का डिस्टेंस बहुत कम है, हालांकि मैं बहुत चौड़ा बना दिया हूं, तो इसको मैं क्या मान लिया बताओ, बोलो डी आर। यहाँ का डिस्टेंस क्या बोला हूं बताओ, बोलो डी आर। तो अगर ये आर है तो यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा पता है, आर प्लस डी आर कहलाएगा, जुड़ेगा ना जी, क्या कहलाएगा, आर प्लस डी आर, होगा नहीं होगा, आर तो करेगा ही, और एक्स्ट्रा डी आर जुड़ रहा है, समझ में आ गया। अब यहां पर ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाओ, एरिया बोलो ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको अपन क्या से रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, बोलो ए से, क्या होता है बताओ फार्मूला, 1/2, हाँ बहुत बढ़िया, क्या होता है बोलो, आधार गुणित ऊंचाई, हाइट इंटू बेस, सॉरी हाँ वही, हाइट इंटू बेस, आधार गुणित ऊंचाई। समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, फार्मूला होता है ना, सुने नहीं सुने कभी, ठीक, हंस रहे हैं, खुद को सुने नहीं होंगे, दूसरा को 10वीं क्लास में पढ़े थे मेरे ख्याल से, है ना। चलो
बताओ हाइट का वैल्यू कितना है बताओ, बोलो पी क्यू। ध्यान दो, पी से क्यू जा रहे हैं इसलिए डायरेक्शन डाल दिए हैं। यहां पर पी क्यू क्यों डाले, समझ में आ गया। बी मतलब बेस, बेस कितना है बताओ, बोलो ओपी। वैल्यू को बताते चलो जल्दी फटाफट, बोलो कितना कितना वैल्यू होगा जी। पी क्यू का वैल्यू कितना है बताओ, बोलो डी आर। ओपी का वैल्यू कितना है बताओ, बोलो वेक्टर आर। समझ में आए नहीं आए जी, क्लियर हुआ। यहां पर क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है कांस्टेंट के लिए, यहां पर जरूरत नहीं रहता है कांस्टेंट के लिए। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब मैं दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं टी के रेस्पेक्ट में। यानी यहां पर जो ए था, एलएचएस में क्या है ए, उसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में बताओ, बोलो टी के रेस्पेक्ट में। तो चलो चिल्ला बोलो कितना कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 1/2। यहां पास क्या क्या है बताओ, बोलो आर वेक्टर, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है ना स्थिति सदिश का। यहां पास देखो डी आर है, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, डी आर है और टी के रेस्पेक्ट में है तो मतलब डी बाई डी टी लिखाएगा एक बार। समझ में आ गया। तो डी आर बाई डी टी क्या बोलते हैं बताओ, बोलो बोलो ना जी, खुद तो बोला करो। एक वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है यार, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस किसमें, आर में चेंजेस, आर मतलब पोजीशन, उसी क्या बोलते हैं वी। नहीं आ रहा है क्या समझ में, पता ही नहीं पता है। तो यहां पास जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पास क्या हो जाएगा बताओ, बोलो डी बाई डी टी, और किसका डिफरेंशिएशन आर वेक्टर का, तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो वी लिखूंगा डायरेक्ट। नहीं आ रहा है समझ में, आ गया नहीं समझ में। इसको मैं डाल दिया इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया बताओ, बोलो फर्स्ट। अब इसके बाद आप फार्मूला जानते हो एल का, जिसको अपन दो ठो अभी लास्ट बनाए उसमें इस्तेमाल कर चुके हैं। आर इंटू क्या होता है, बोलो जी, आर इंटू क्या होता है पी। अब आप सबको पता है पी बराबर होता है एम वी। क्या होता है पी बराबर क्या होता है एम वी। मोमेंटम बराबर क्या होता है पी बराबर एम वी, फार्मूला है ना। पी बराबर क्या होता है 11वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, उसको लिख दिया। ठीक, अब यहां पास आप देखो, यहां पास एम को नीचे लेके आ जाओ, एम को नीचे कांस्टेंट है वो, यहां एल भी कांस्टेंट है एम भी कांस्टेंट है, याद रखना। एल मतलब बताओ जी, एल मतलब पिछला में तो लिखे थे ना, एल मतलब क्या होगा यहां पास बताओ, एंगुलर मोमेंटम, और एम क्या है उसका, पार्टिकल का मास है। तो यहां पास क्या बचा बताओ, बोलो आर इंटू क्या बचा बताओ, बोलो वी। आर इंटू क्या बचा वी। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या करिए, इसको इक्वेशन नंबर डाल देता हूं मैं 2। इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया बताओ, बोलो 2। अब आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, वो था तो क्या क्या था बताओ, बोलो डी ए बाई क्या था बताओ, बोलो डी टी बराबर 1/2 आर था। और यहां से अगर मैं वैल्यू को रखूं, ठीक तो आ तो गया जी, आर इंटू वी है ना, इतना का वैल्यू कितना निकला है बताओ, यहां पास ये 1/2 लिख दिया, और इसका वैल्यू बोलो, बोलो ना जी, मुंह में गोंद लगा है, बताओ कितना है बताओ, बोलो एल बाई एम हो गया। एल बाई क्या हो गया एम, तो यहां पर सीधा सीधा लिखता हूं एल अपॉन 2m, सीधा सीधा ये लो, समझ में आ गया। एल कांस्टेंट होता है एंगुलर मोमेंटम, एम मतलब मास, वो भी फिक्स रहता है कांस्टेंट, 2 तो कांस्टेंट है ही, इसलिए इकट्ठा इन सबको मिला के क्या लिख दिया बताओ, बोलो कांस्टेंट, क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है, समझ में आ गया। इसलिए अगर दोनों साइड का मॉड निकाल के लिखोगे, डी ए बाई क्या लिखोगे बताओ, बोलो डी टी, तो कांस्टेंट का जो मॉड है वो कांस्टेंट ही होता है, बराबर क्या लिख देते हैं बताओ, बोलो कांस्टेंट। ये इसमें लाके दिखाना था, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। क्या लाके दिखाना था, समझ में आया। अपन को लाके दिखाना था डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, बोलो कांस्टेंट। क्लियर हुआ, डी ए बाई डी टी बराबर एल बाई एम होगा या एल अपॉन 2m, अब वो उसका वैल्यू क्या होगा बताओ, बोलो कांस्टेंट। नहीं समझ में आया। अब इसके बाद देखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बेटा ग्रुप में नहीं जुड़े हो क्या, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज नहीं किया था क्या आपको।